मोनोपोली मार्केट, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट इज मोनोपोली, ठीक है। तो मोनो मीन्स सिंगल, और पोली का मतलब क्या होता है, मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोली मीन्स मार्केट विच ओनली वन सेलर, तो जिस मार्केट में एक सेलर होता है उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली की सिर्फ एक अजम्पशन नहीं होती, सिर्फ ओनली रिस्पेक्ट ऑफ सेलर्स हम किसी मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं करते, और भी दूसरी अजम्पशंस होती। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं अदर अजम्पशंस और ऑल अजम्पशंस ऑफ मोनोपोली। तो बेसिक अजम्पशन ऑफ मोनोपोली इज वन सेलर, लाइक अगर हम आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान में मोनोपोली मार्केट्स कौन कौन सी है उसे आइडेंटिफाई करें, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कौन कर रहा होता है, वो आपका के कर रहा है। तो के के अलावा कोई किसी भी सेलर को परमिशन नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के अंदर के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है, क्योंकि ओनली वन सेलर। तो मोनोपोली मार्केट उस मार्केट को कहा जाता है जिसमें सिर्फ वन सेलर हो, ठीक है। और परफेक्ट मोनोपोली का मतलब सिर्फ वन सेलर नहीं होता, अदर अजम्पशन भी होती है। सेकेंड assumption ऑफ monopoly इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। जो परफेक्ट मोनोपोली होता है, और मोनोपोली उस वक्त प्रैक्टिस करता है जब मोनोपोली सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो, क्लोज सब्स्टिट्यूट आपका अवेलेबल ना हो। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर हम के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली की बात करें, तो के इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम जो अपने रूटीन के काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक आप इलेक्ट्रिक से आप क्या करते हो, आप अपने घर के लाइट्स, फैन, एयर कंडीशन और अदर जो मशीनरीज है उन सबको आप क्या करते हो, इजीली हैंडल करते हो, और इन्वायरमेंट और नॉइस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब सब्स्टिट्यूट आपके पास क्या, आप जनरेटर लगा लें। अब जब आप जनरेटर को यूज़ करते हो तो वो सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप सोलर पैनल यूज़ करते हो तो सोलर पैनल आपका ये भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप जनरेटर यूज़ करते हो तो एक जो जनरेटर होता है वो तमाम काम नहीं कर सकता जो कि इलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कर सकता है। एक तो जनरेटर की आपके पास नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, और उस जनरेटर में या तो आप फैन चला सकते हो, या तो आप एसी चला सकते हो, या आप आयरन, या आप कुछ न कुछ आपकी एक्टिविटीज़ को आपको क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है जनरेटर के साथ। तो जनरेटर की जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है वो आपकी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। सेकंड, सोलर की बात करें तो आप सोलर पैनल लगा ले घर में, लेकिन सोलर पैनल लगाने का मतलब आप उन तमाम एक्टिविटीज़ को सेम टाइम पे आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये सोलर और जनरेटर की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है, ये अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होते तो क्या मोनोपोली केसी की रन हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। तो केसी स्टिल मोनोपोली प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि जो काम हम के इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं वो काम हम जनरेटर या सोलर से हम कर नहीं सकते। वो सब्स्टिट्यूट तो हैं लेकिन वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मोनोपोली की जो सेकंड एजम्पशन है वो आपके पास क्या है कि मार्केट के अंदर मोनोपोली उस वक्त प्रैक्टिस हो सकती है जब मोनोपोली सेलर जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो। अवेलेबल होगा तो दिस मीन्स मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अगर सोलर टेक्नोलॉजी आपके इतनी एडवांस हो जाए कि सोलर पैनल का साइज इतना कम हो जितना इलेक्ट्रिसिटी की वायर आप यूज़ कर रहे होते हो, जिन वायर को आप वॉल्स के अंदर आप छुपा हाइड कर सकते हो और उसका आपको कोई शो ऑफ नहीं होता, सिर्फ मीटर नज़र आ रहा होता है। अगर इस साइज़ के आपके पास सोलर पैनल्स हों और उनका जो आउटपुट हो वो उतने ही किलो वाट का हो जितना आपका घर में आप यूज़ कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। आप सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किसी से, के इलेक्ट्रिक से, तब आपकी के इलेक्ट्रिक की क्या हो जाएगी, मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, अपने घरों में सोलर पैनल लगा लेंगे और के इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शन है उसे ऑफ कर देंगे। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए कुछ लोग सोलर पैनल लगाते हैं लेकिन वो कभी भी के इलेक्ट्रिक की सप्लाई कनेक्शन को कट डाउन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो सोलर पैनल है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, या जो जनरेटर है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है।
तो सेकेंड एजम्पशन ऑफ मोनोपोली क्या होती है आपके पास? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। जो मोनोपोली जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मोनोपोली आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। देखें, मोनोपोली फर्म प्राइस सेटर होता है, प्राइस मेकर होता है। परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म क्या होती है आपके पास? प्राइस टेकर होती है, प्राइस फॉलोअर होती है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो प्राइसेस डिटरमाइन करती हैं, परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म उसे क्या करती है? फॉलो करती है। लेकिन मोनोपोली प्राइस को फॉलो नहीं करता, प्राइसेस अपने प्रोडक्ट के खुद सेट कर रहा होता है। ठीक है, तो प्राइसेस सेटर और प्राइस मेकर होता है मोनोपोली। प्राइस मेकर और प्राइस सेटर का मतलब क्या है? मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट उसे क्यों होता है? प्रॉफिट इसलिए होता है कि जब उसे लगता है कि मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड कम है, मार्केट में सेल नहीं है, तो मोनोपोली फर्म क्या करेगा? मोनोपोली फर्म उसकी प्राइस क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी है, ये आपके पास क्या है? प्राइस है। अगर एक क्वांटिटी सेल हो रही है, लोग परचेज नहीं कर रहे, तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या करेगा? 9 कर देगा। लेकिन उसे लगे कि प्राइस कम करने से सेल उसकी बढ़ रही है, क्योंकि अगर सेल बढ़ेगी तो तब भी रेवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? तो वो क्या करेगा? प्राइस को थोड़ी डिक्रीज भी कर देगा। तो मोनोपोली हमेशा प्रॉफिट को टारगेट करता है। उसकी अगर सेल कम होती है तो वो प्राइस ज़्यादा करके प्रॉफिट को मेंटेन करता है। और उसे लगता है कि अगर प्राइस कम करने से सेल बढ़ती है, तो वो क्या करता है? प्राइस को डिक्रीज भी कर देता है। तो मोनोपोली इज प्राइस सेटर। तो प्राइस को डिक्रीज भी करता है, प्राइस को इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। तो ये एक शेड्यूल है, ये एक टेबल शेड्यूल है जो मोनोपोली की रेवेन्यूज और मार्जिनल रेवेन्यू को एक्सप्लेन कर रहा है। देखें, इसमें हम रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोली का अगर हम यहाँ पर कंप्लीट करें, तो क्वांटिटी फर्स्ट कॉलम, प्राइस सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम टोटल रेवेन्यू, फोर्थ कॉलम एवरेज रेवेन्यू एंड फिफ्थ कॉलम मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट यूनिट पे उसका टोटल रेवेन्यू कितना है? 9 है। तो मोनोपोली फर्म ने प्राइस कम कर दिया, सेल उसकी ज़्यादा हो गई, उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। प्राइस और कम कर दी, 7 कर दी, सेल और बढ़ गई, रेवेन्यू इंक्रीज। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली। अब हम आते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हमने लास्ट वीक बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब मार्केट प्राइस ही होता है। मार्केट प्राइस क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल का मतलब क्या? मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू 9 डिवाइड बाय 1 9, 16 डिवाइड बाय 2 8, 21 डिवाइड बाय 3 7, 24 डिवाइड बाय 4 6। तो एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू भी हमने अंडरस्टैंड किया था। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, और टोटल रेवेन्यू में चेंज क्या हो रहा है आपके पास? 0 से 9 हुआ, पहले आपकी जीरो क्वांटिटी थी, टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा आपका? 0 होगा। तो 0 पे 9, तो टोटल में चेंज कितने का है? 0 से 9 का, तो 9 हो गया। ठीक है, 1 मोर यूनिट आपने सेल किया। अब 16 से 9 कितना चेंज है? 7 का। 21 से 16 कितना चेंज है? 5। 24 से 21 3। 25 से 24 1। तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली। अब देखें, मोनोपोली का मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट प्राइस से क्या होता है? कम होता है। और एवरेज रेवेन्यू से क्या होता है? कम होता है। आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्केट प्राइस, ये तीनों क्या थे? सेम थे। लेकिन मोनोपोली में ये सेम नहीं होते। एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा होता है। प्राइस एवरेज रेवेन्यू की इक्वल तो होती है, वो तो हर मार्केट में इक्वल होती है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का मतलब ही क्या है? मार्केट प्राइस। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? लेस देन मार्केट प्राइस एंड लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो इन परफेक्टली कंप्लीट इन मोनोपोली, marginal revenue and average revenue both are decrease, negative curve, or marginal revenue less than market price and average revenue. ठीक है,
तो फोर्थ अजम्पशन हमारे पास क्या है, इन मोनोपली फ्री एंट्री नहीं होती है। मोनोपली मार्केट के अंदर क्या होता है, एंट्री बैरियर्स होते हैं। और ये एंट्री बैरियर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के एंट्री बैरियर्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप क्या होता है, लीगल बैरियर। लीगल बैरियर क्या होता है कि मोनोपली फर्म गवर्नमेंट से क्या करती, परमिशन लेती है कि वो इस मार्केट के अंदर सेल करेगी। और इस मार्केट में बिजनेस करने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को इस बात का बाइंड करती है कि वो किसी और फर्म को मार्केट के अंदर परमिशन नहीं देगी सेल करने की। तो लीगली मोनोपोली फर्म ने प्रोटेक्शन और राइट हासिल कर लिया है मार्केट के अंदर सप्लाई करने का। ठीक है, तो लीगल बैरियर का मतलब आपका क्या होता है, कॉपीराइट भी होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जब कोई इंडियन मूवी पाकिस्तान के सिनेमा के अंदर जब लग रही होती है और जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो जिन मूवीज की एडवर्टाइजमेंट जियो टेलीविजन पर आती है तो उसके नीचे लिखा होता है कॉपीराइट और टेलीकास्ट राइट्स बाय जियो फिल्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमाज हैं उन सिनेमाज में इस मूवी को सेल कौन करेगा, ओनली जियो फिल्म्स। तो जियो फिल्म्स ने उसके कॉपीराइट और लीगल राइट्स लिए होते हैं उस मूवी को किसी भी सिनेमा में सेल करने का। मतलब आपके पास क्या है कि उसे सेल किसने किया, जियो फिल्म्स ने सेल किया। इसी तरह आप देखोगे कुछ मूवीज के जो एडवर्टाइजमेंट एयर वाई पर आते हैं तो उसमें लिखा होता है एयर वाई कॉपीराइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मूवी के कॉपीराइट्स एयर वाई ने लिए हुए हैं। अब एयर वाई के अलावा कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट उस मूवी को पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट और सिनेमा में सेल नहीं कर सकता। तो कॉपीराइट ये क्या होते हैं, ये एक आपकी एग्जाम्पल होती है लीगल बैरियर्स की। तो गवर्नमेंट आपको एक ही फर्म को अलाउ करती है, इसका मतलब क्या है कि दूसरी फर्म अप्लाई करेंगे जब गवर्नमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट उन्हें परमिशन नहीं देगी। तो लीगल बैरियर्स होते हैं, लीगल बैरियर्स के थ्रू मोनोपोली क्या करती है, मार्केट में प्रैक्टिस करती है। इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके रीजन ये होते हैं आपके पास कुछ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें अगर कंपटीशन हो, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फर्म्स को अलाउ करे तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस और फर्म्स करती क्या है आपके पास कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर देती हैं। अब प्राइस इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है जिस पे गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है वो एक बेसिक नीड है। प्राइस इंक्रीज होगी तो बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएंगे। जैसा इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या है, एक आपकी बेसिक नीड है। अगर दूसरी फर्म्स मार्केट में होंगी, अगर ये फ्री मार्केट होती, एंट्री बैरियर्स ना होते, तो इसका मतलब क्या होता, बहुत ज़्यादा फर्म्स मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही होती। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होती। तो इलेक्ट्रिसिटी की जिस जो प्राइस हम पे करते हैं वो प्राइस नहीं होती, प्राइस क्या होती, बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि 10-15 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। इलेक्ट्रिसिटी की जो उस वक्त डिमांड थी वो कितनी थी आपके पास, 13,000 मेगावाट डिमांड थी 2010 के अंदर। और इलेक्ट्रिक की सप्लाई क्या थी, ओनली 10,000 मेगावाट सप्लाई। तो 3,000 का गैप था। तो अब देखें, डिमांड आपकी 3,000 मेगावाट ज़्यादा है और सप्लाई आपकी ओनली 10,000 मेगावाट है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस क्या होनी थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने दूसरी फर्म्स को इंटर होने नहीं दिया। और गवर्नमेंट करती क्या आपके पास कि जो फर्म्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही होती है उन्हें क्या करती है, उनका लॉस डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो कि एक बेसिक नीड है जो लाइफ के लिए नेसेसरी है वो इजीली डोर टू डोर हर इंडिविजुअल को अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि न्यू एक गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। यानी 2016-17 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन 4 सालों में 10,000 मेगावाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और ये जो डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम क्या था आपका, ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया। और 2018-17 के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया कि अब हमारी जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, स्ट्रक्चर का है, वायर्स का है, कि वो जो लोड है वो बेयर नहीं कर सकती, इसलिए कुछ इलाकों में क्या है आपके पास लोड शेडिंग का इशू है। अब अगर डिमांड एंड सप्लाई का होता तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होनी थी। अब प्राइसेस कम नहीं हुई, कम क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस जो फर्म जैसे केसी कराची में सप्लाई कर रहा है, इसी तरह लाहौर के अंदर एलएससी सप्लाई कर रहा है। तो वो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन मोनोपोली फर्म्स हैं, उनके प्रीवियस लॉन आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी
गवर्नमेंट कंपनीज और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, और लाइन लॉस आपका बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कॉस्ट अपना लॉस शो किया और प्राइसेस को गवर्नमेंट से कहा कि आप कम ना करें। और फिर आगे जाके ऐसा ऐसा वो प्राइसेस को बढ़ाते रहे। ठीक है। तो लीगल बैरियर्स गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है किसी एक फर्म को, ताकि वो जो बेसिक प्रोडक्ट है वो हर इंडिविजुअल इजीली एक्सेस कर सके। तो मोनोपोली के अंदर एंट्री बैरियर्स होते हैं, फ्री एंट्री नहीं होती है। तो फर्स्ट बैरियर आपके पास क्या है, लीगल बैरियर्स। दूसरी जो टाइप है एंट्री बैरियर्स की, उसे कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से किस तरह दूसरी फर्म मार्केट में इंटर नहीं हो सकती। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, फर्म जब न्यू यूनिट सप्लाई कर रहा होता है तो न्यू यूनिट सप्लाई पे उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आउटपुट इंक्रीज एज एवरेज कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। इसे हम क्या कहते हैं, ये फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रैक्टिस कर रहा है। अब आप केसी को देखोगे, आप नया घर बनाए और नया घर बना के आप केसी से आप कनेक्शन डिमांड करें, तो केसी की कॉस्ट क्या आएगी। उसने करना क्या है, आपके घर के सामने जो पोल है उस पोल से एक लाइन, एक वायर, जो वायर आप खुद प्रोवाइड करोगे उसके भी चार्जेस लेगी, उस वायर को क्या करना है, लिंक करना है। तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे केसी की कॉस्ट क्या आएगी, कुछ भी कॉस्ट नहीं आएगी, है ना। तो केसी की कॉस्ट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि केसी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। वो जो न्यू सप्लाई कर रहा है हर एडिशनल सप्लाई पे, उसकी पर यूनिट कॉस्ट प्रीवियस सप्लाई के मुकाबले में क्या हो रही है, कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, कम इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान कराची के अंदर केसी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आपका क्या है, हेवी स्ट्रक्चर है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 15 15 केसी के क्या है, ऑफिस हैं। और उसका स्टाफ आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, उसके पास स्टाफ है, उसके पास बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास ट्रांसफार्मर्स हैं, और अदर उसके पास क्या है, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज हैं। यानी उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और केसी को काम करते हुए मोर देन 60 ईयर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केसी ने अपनी फिक्स कॉस्ट सारी की सारी कवर कर ली है। अब उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आप देखें, कोई न्यू फॉर्म मार्केट में इंटर हो जाए और सोचें कि इंटर होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी बेयर करनी पड़ेगी। वो अगर वो सेटअप लगाती है जो केसी के पास है, उस सेटअप को लगाने के लिए उसे कितना अमाउंट चाहिए होगा, कितना कैपिटल रिक्वायर होगा। और फिर भी वो इतना कैपिटल अगर लगा भी देती है, लगाने के बाद अगर वो किसी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो कभी भी उस प्राइस पे सेल नहीं कर सकेगा जिस प्राइस पे केसी सेल कर रहा है। क्योंकि केसी फेस क्या कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फेस कर रहा है। उसने फिक्स कॉस्ट अपनी कवर की हुई है, हर एडिशनल सप्लाई पे उसकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो रही। कोई न्यू फॉर्म आएगी तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल को फेस नहीं करेगी। इकोनॉमी ऑफ स्केल को फेस करने के लिए उसे कितना चाहिए होगा, 30 40 साल चाहिए होंगे। तो कोई भी ऐसा बिजनेस ग्रुप नहीं होगा कि वो कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करे, ये सोच के सप्लाई करे कि मुझे 30 साल के बाद प्रॉफिट होगा। तो इतना वेट करने वाली कोई भी फर्म नहीं होगी। तो मोनोपोली फर्म मार्केट के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल को प्रैक्टिस करती है। न्यू फर्म मार्केट में इंटर इसलिए नहीं हो सकती कि वो इंटर होगी तो उसका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो कब आएगा, 2 3 डिकेड्स के बाद आएगा। तो सेकंड जो एंट्री बैरियर्स की टाइप है वो आपके पास क्या है, कि एग्जिस्टिंग मोनोपोली फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्रैक्टिस कर रही होती है। ठीक है। एंट्री बैरियर्स की जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो आपके पास क्या है, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, और किस कॉन्सेप्ट को हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मोनोपोली फर्म का 100% कंट्रोल हो सप्लाई ऑफ गुड पे। सप्लाई ऑफ गुड पे किसी भी कंपनी का 100% कंट्रोल कब होता है, जब वो प्रोडक्ट आपके पास क्या हो, बाय नेचर आपके अलावा कोई दूसरा सप्लाई नहीं कर सकता हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लेट सपोज अभी हमने साल्ट की एग्जांपल दी, अब हमने कहा कि जो पिंक साल्ट है, हम कहें कि पाकिस्तान के अलावा पिंक साल्ट दुनिया में कहीं पर भी नहीं निकलता। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में और भी कंट्रीज हैं बहुत सारी जहाँ पर पिंक साल्ट अवेलेबल इतना नहीं है जितना पाकिस्तान में। अब हमने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि पिंक साल्ट पाकिस्तान के अलावा और किसी भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिंक साल्ट पे पाकिस्तान की क्या है,
परफेक्ट सप्लाई ग्रिप है। तो पाकिस्तान को पिंक साल्ट पे क्या हो गया, आपके पास नेशनल मोनोपोली हासिल है, क्योंकि पिंक साल्ट की जो सप्लाई है उस पर पाकिस्तान का आपके पास क्या 100% कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल किस वजह से हुआ, क्योंकि बाय नेचर हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट हमारे पास हमारे इलाके के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। तो नेशनल मोनोपोली का मतलब क्या है कि अगर आपके अलावा किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब सप्लाई में कोई दूसरा पार्टनर आपके पास, कोई दूसरी फर्म मार्केट में इंटर नहीं होगी। तो 100% सप्लाई पे कंट्रोल हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे नेशनल मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह एक ज़माने में एक आपके पास आइटम है जिसे परसेंट कहा जाता है, आजकल तो यूज़ नहीं होता एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से। एक ज़माने के अंदर 70s 80s के अंदर दुनिया में पर्सन की बहुत ज़्यादा मांग थी, और पर्सन बांग्लादेश के अलावा दुनिया में कहीं पर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है ना। तो ये जो पर्सन है उसकी नेशनल मोनोपोली हासिल थी बांग्लादेश को, क्योंकि पूरी दुनिया में सप्लाई कहाँ से होता था, आपका बांग्लादेश से सप्लाई होता था। ठीक है। ये जो आप बोरियां आपने देखा होगा कि जो टमाटो वेजिटेबल्स की बोरियां होती हैं जिसमें आपके पास ब्राउन कलर का एक धागा लगा होता है, तो वो जो बोरियां बनती हैं वो पर्सन से बन रही होती हैं। अब उसके बाद आपके पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो प्लास्टिक ने जगह ले ली है, बोरियां और जितने भी आपके पास ये चीज़ें होती चटाइयाँ, ये सब अब प्लास्टिक और आपका अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूज़ होने लगी, तो पर्सन की डिमांड कम हो गई क्योंकि वो ज़्यादा बेटर थी। तो नेशनल मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट आपके पास क्या हो, सप्लाई पे कंट्रोल हो। ऐसा पॉसिबल कब होता है, जब नेचर कोई गिफ्ट आपको करे। ठीक है। तो ये तीन आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इंट्री बैरियर्स की। तो इंट्री बैरियर्स लीगल बैरियर्स भी होती हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी होता है, और नेचुरल मोनोपोली भी होता है। तो मोनोपोली के अंदर इंट्री बैरियर्स होते हैं, फ्री एंट्री नहीं होती है। फिफ्थ असेंशन आउटपुट डिसीजंस। तो मोनोपोली फर्म भी मार्केट के अंदर जो सप्लाई डिसीजन लेता है वो कहाँ पर लेता है, वो एम आर इक्वल्स टू एम सी। ये कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि वाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज एम आर इक्वल्स टू एम सी। ठीक है। तो ग्राफिकली हमने अंडरस्टैंड किया था। तो परफेक्ट कंपेटिटिव भी सप्लाई जो करता है, एक्सपेक्टेड सप्लाई है, वो कहाँ पे करता है, जहाँ एम आर और एम सी बराबर हो। तो मोनोपोली भी जो सप्लाई डिसीजन लेता है वो कहाँ पर लेता है, जहाँ पर एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल हो, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है। मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कोई दूसरी फर्म मार्केट नहीं कर सकती ना। तो परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन मोनोपोली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत डिटेल टॉपिक है। सिंपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में आप क्या करते हो, डिफरेंट प्राइसेस में सेल करते हो। तो सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस आप क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसे क्या कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज करती हैं, आपने देखा होगा ये मोबाइल फ़ोन जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं सैमसंग के, उनकी जो सीरीज़ होती है वो क्या होती है, वो जे सीरीज़ भी होती है, वो आपकी सी सीरीज़ भी होती है, वो एम सीरीज़ भी है, वो ए सीरीज़ भी है। लेकिन आप यूरोप में देखोगे तो ये सारी कोई सीरीज़ वीरीज़ नहीं है। यूरोप के अंदर सैमसंग का सिर्फ एक ही सीरीज़ है, वो क्या होता है, वो एस सीरीज़ होता है। और एस सीरीज़ की प्राइसेस क्या है आपके पास, 1.5 लाख से ऊपर आपका न्यू जो एस सीरीज़ का मोबाइल आपके पास आ रहा है। लेकिन जो जो जे सीरीज़ है, जो सी सीरीज़ के सैमसंग के मोबाइल के न्यू आपके पास आपके मॉडल्स आ रहे हैं, उनकी प्राइस क्या होती है, 20,000 भी है, 30,000 भी है, 40,000 भी है। तो सैमसंग कर क्या रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। सेम मोबाइल है, एशियन कंट्रीज़ का इनकम लेवल कम है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी जो मार्केट है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डिक्रीज़ कर रहा है और कम प्राइस पे सेल कर रहा है। और जो हाई इनकम जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहा है और प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि वो फर्म क्या कर रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होता, लेकिन परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। क्यों करती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। अगर सैमसंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सिर्फ एस सीरीज को ही कंसिडर करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो टोटल रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। उसका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो क्या कर रहा है,
ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहा है, ज़्यादा कस्टमर्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप आईफोन को देख लें, आईफोन सिर्फ एक ही मॉडल सेल कर रहा होता है, तो उस मॉडल के प्राइसेस क्या है, न्यू जो आपका आईफोन आपके पास 12 आ रहा है वो आपके पास क्या पाकिस्तानी 2 लाख से ऊपर उसकी प्राइजेज है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो आईफोन को न्यू मॉडल्स परचेज कर रहे होते, लेकिन सैमसंग को परचेज करने वाले पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान की ज़्यादा मार्केट को सैमसंग ने कैप्चर किया हुआ है और आईफोन ने पाकिस्तान की कम मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा मार्केट होगी आपका जो प्रॉफिट होगा इस मार्केट से उतना ज़्यादा होगा। तो मोनोपली क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की फर्स्ट डिग्री भी है, सेकंड डिग्री भी है, थर्ड डिग्री भी है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना ताकि प्रॉफिट्स क्या हो आपके मैक्सिमम हो, ठीक है। इसके अलावा परफेक्टली मोनोपोली मार्केट के अंदर जो एवरेज रेवेन्यूज होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्राइस आपकी क्या होती है, इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। और प्राइस और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों क्या होते हैं आपके मार्जिनल रेवेन्यू से ग्रेटर होते हैं। और जो आपकी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होते हैं ये दोनों क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव स्लोप होते हैं। ये शेड्यूल के अंदर हमने डिस्कस हमने किया, ठीक है। तो मोनोपली में एवरेज रेवेन्यू भी आपका डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, और प्राइस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है, ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। देखिए अब हम आते हैं शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनोपली। तो शॉर्ट रन के अंदर मोनोपली की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। मोनोपली फर्म शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, मोनोपली फर्म को प्रॉफिट हो सकता है। शॉर्ट रन के अंदर मोनोपली को लॉस भी हो सकता है, और शॉर्ट रन के अंदर मोनोपली आपके पास और प्रॉफिट और लॉस पॉसिबिलिटी भी आपकी हो सकती है। लॉन्ग रन के अंदर किसी भी मार्केट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है। लॉन्ग रन की जो पॉसिबिलिटी है मोनोपली की वो आपके पास क्या है, मोनोपली फर्म ऑलवेज अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो मोनोपली को लॉन्ग रन में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लॉन्ग रन में कभी भी मोनोपली लॉस फेस नहीं करता। देखें शॉर्ट रन में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, हम अभी परफेक्ट कंपटीशन में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट मीन्स प्राइसेस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और लॉस का मतलब क्या है, प्राइसेस लेस देन एवरेज कॉस्ट बट प्राइसेस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है मोनोपली की, वो पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो मोनोपली को लॉन्ग रन में कभी भी लॉस नहीं होता। शॉर्ट रन में लॉस क्यों होता है, क्योंकि आप मोनोपली फर्म है, अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि शुरू में आपके पास कस्टमर्स कम हो, है ना। तो शुरू में कस्टमर्स कम होंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी आपके पास ज़्यादा होगी, और रेवेन्यू आपका क्या होगा, कम होगा। तो प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़बरदस्त की कि आपकी फर्म को प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बन गए। तो जैसे प्रोडक्शन आपने स्टार्ट की, आपका टोटल रेवेन्यू आपके कॉस्ट से कम हो गया, ठीक है। और नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स अब लॉस हो रहा है, तो लॉस को जब आप कवर करने जाओगे तो पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है। अगर लॉन्ग रन में शॉर्ट रन के अंदर लॉस कवर ना करे मोनोपली, तो मोनोपली क्या करती है, अपना बिजनेस खत्म कर देती है। नॉर्मली होता है कि आपके पास एक ही सेलर है, जब वो लॉन्ग रन में इंटर हो रहा होता है तो लॉन्ग रन में इंटर होने से पहले ये लॉस जो होता है शॉर्ट रन में कवर हो जाता है। पहले नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है, फिर प्रॉफिट में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज ऑफ मोनोपली को अगर हम डायग्राम में एक्सप्लेन करने जाएं,
तो प्राइसेस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट वाई एक्सिस, क्वांटिटी इन एक्स एक्सिस। अभी हमने डिस्कस किया एवरेज रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया कि प्राइसेस डिफरेंट चार्ज कर रहा होता है मोनोपोली डिफरेंट क्वांटिटीज़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज रेवेन्यू आपका क्या हो रहा है, वन क्वांटिटी पे 9 है, टू पे 8 है, थ्री पे 7 है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो मोनोपोली की एवरेज रेवेन्यू भी आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी, और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू होगी क्या आपके पास, लेस देन एवरेज रेवेन्यू होगी। तो ये मोनोपोली की डायग्राम है, मोनोपोली की ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये मोनोपोली का क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, अब देखें मोनोपोली की कॉस्ट कर्व को हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं। हमें मालूम है सबसे पहले हमें कौन सी कर्व ड्राइव करनी है, हमें मार्शल कॉस्ट कर्व को ड्रा करना है। और आपको मालूम है मार्शल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है, जे शेप होती है। अब मैं आपसे कहूँ, आप बताएं मोनोपोली जो फर्म है ये आउटपुट है, वन क्वांटिटी, टू क्वांटिटी, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और ये प्राइसेस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू है वाई एक्सिस में। तो ये वन से स्टार्ट होगा, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताएं मोनोपोली फर्म मार्केट में आउटपुट कौन सा सेल करेगी। तो आपका आंसर क्या होगा कि मोनोपोली का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप देखें एम सी और एम आर किस पॉइंट पे इक्वल है, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये एम आर है, ये एम सी है। तो ये आउटपुट मोनोपोली फर्म मार्केट में क्या करेगी, सेल करेगी, क्योंकि इस आउटपुट पे मोनोपोली का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि मोनोपोली फर्म थ्री क्वांटिटीज मार्केट में सेल कर रही है, ये आउटपुट मोनोपोली का है, ये आउटपुट सेल कर रही है, क्योंकि इस आउटपुट पे मोनोपोली फर्म का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर एम सी और एम आर एक दूसरे के इक्वल है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप बताएं कि इस आउटपुट पे मोनोपोली प्राइस क्या चार्ज कर रहा है। फिर आप अपने जहन में जोर दोगे, आपको मालूम है कि प्राइसेस और एवरेज रेवेन्यू कर्व एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जो आपके पास प्राइसेस हैं वहीं आपके पास क्या है, एवरेज रेवेन्यूज है, 98765, 98765। तो एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, तो ये जो आउटपुट मोनोपोली फर्म सेल कर रहा है इसकी प्राइस क्या चार्ज करेगा, इस ये आउटपुट एवरेज रेवेन्यू को किस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसको अगर हम ऊपर एवरेज रेवेन्यू को टच करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोपोली फर्म ये आउटपुट सेल कर रहा है, और इस आउटपुट की प्राइस क्या चार्ज कर रहा है, ये प्राइस चार्ज कर रहा है। तो ये मोनोपोली की प्राइस है, ये आउटपुट सेल करेगा और ये प्राइस चार्ज कर रहा है। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अब ये मोनोपोली का टोटल रेवेन्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, पी एम, जीरो, क्यू एन ए, ये टोटल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोली है। एरिया जीरो, पी एम ए एन क्यू। अब मैं आपसे कहूँगा नोमेरिकली कितना प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे, पी एम को मल्टीप्लाई कर दो थ्री से, यानी कि फाइव को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थ्री से, तो मोनोपोली का जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना आ रहा है, 15 इसका टोटल रेवेन्यू आ रहा है। तो मोनोपोली फर्म प्राइसेस कौन से डिटरमाइन करता है, मार्केट में आउटपुट सप्लाई करता है जहां पर एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और उस क्वांटिटी पे जो एवरेज रेवेन्यू होता है वहीं उसकी क्या होती है, मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, तो ये मोनोपोली का बेसिक डायग्राम है। अब आपने शॉर्ट रन पॉसिबिलिटीज को विद हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की शेप्स क्या करोगे, ऊपर और नीचे करते जाओगे। अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। तो आपको मालूम है प्रॉफिट मीन्स ये आउटपुट सेल कर रहा है, ये आउटपुट की प्राइस है, तो आप एवरेज कॉस्ट इस तरह ड्रॉ करोगे वो मार्केट प्राइस से क्या होगी, बिलो होगी। ठीक है, तो अब आपने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ किया, ये एवरेज कॉस्ट है, आपको मालूम है एवरेज कॉस्ट ऑलवेज यू शेप। अब शॉर्ट रन है तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपने ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
तो मोनोपोली फर्म इस प्राइस पे सेल कर रहा है और इस आउटपुट की पर यूनिट कॉस्ट उसे क्या पड़ रही है, ये कॉस्ट पड़ रही है। तो ये मोनोपोली का क्या है, सी। तो मोनोपोली का टोटल रेवेन्यू 0 PM AN क्यों था, मोनोपोली की कॉस्ट क्या है, 0 CPN 3, और न्यूमेरिक में उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यानी कि 4 × 3। तो मोनोपोली की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 12। मोनोपोली को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 3 प्रॉफिट है इसको ग्राफिकली आपने अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट का एरिया माइनस कर दोगे तो ये एरिया रह जाएगा आपका CPMANB। तो ये जो आपका एरिया है ये एरिया क्या शो कर रहा होगा, प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। तो शॉर्ट रन फर्स्ट पॉसिबिलिटी प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली, सेकंड पॉसिबिलिटी लॉस। आपने मोनोपोली का लॉस शो करना हो तो आप किस तरह शो करोगे, सबसे पहले आप बेंचमार्क डायग्राम बनाओगे। ये आपने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना दिया, ये आपने बनाया। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोप, मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोप, बट मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद आपने मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्राइव कर ली। मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज डाउनवर्ड जे शेप। फिर आपने डिसाइड किया मोनोपली आउटपुट कौन सा सेल करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज MR=MC। ये आउटपुट सेल कर रहा है और इस आउटपुट की प्राइस क्या चार्ज कर रहा है, ये प्राइस चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब आपने पॉसिबिलिटी कौन सी शो करनी है, लॉस पॉसिबिलिटी शो करनी है। तो लॉस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या हो आपके पास लेस देन एवरेज कॉस्ट हो, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो लेस देन मार्केट प्राइस। तो एवरेज कॉस्ट आपने ड्रॉ किया, एवरेज कॉस्ट ऑलवेज यू शेप। तो ये प्राइस है इस आउटपुट की, इस आउटपुट की कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है। तो ये मोनोपोली की कॉस्ट है, ये प्राइस है, तो ये मोनोपोली का क्या है, लॉस है। तो और ये हमारे पास क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन लॉस कंडीशन ऑफ मोनोपोली। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली हमने डिस्कस किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। तो आप एवरेज कॉस्ट को इस तरह ड्रॉ करेंगे कि वो मार्जिनल मार्केट की जो प्राइस होगी उसके इक्वल होगी। ये एवरेज कॉस्ट हमने ड्रॉ किया, ये आउटपुट सेल कर रहा है, इसकी प्राइस P है, इसकी कॉस्ट भी क्या है, C है, और ये हमारे पास क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो थर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली फर्म इज नो प्रॉफिट नो लॉस, प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट। लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोली की पॉसिबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है एक की पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग रन के अंदर, वो क्या होती है आपके पास, प्रॉफिट। तो मोनोपोली ऑलवेज अर्न प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में मोनोपोली की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्केट प्राइस। तो शॉर्ट रन में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ एक की पॉसिबिलिटी होती है, और लॉन्ग रन के अंदर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता। तो ये आपके पास मोनोपोली की प्राइस है और ये मोनोपोली का कॉस्ट है। तो लॉन्ग रन मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट होता है। अब हम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो 2 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी वो क्या थी, प्रोडक्टिव इफिशिएंसी एंड एलोकेटिव इफिशिएंसी। तो मोनोपोली जो मार्केट होती है लॉन्ग रन के अंदर प्राइस क्या होती है उसकी, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो मोनोपोली इज प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट। प्रोडक्टिव इफिशिएंसी का मतलब क्या था, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट विद नो डेड वेट लॉस। तो मोनोपोली के अंदर प्राइसेस क्या है, ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है। मोनोपोली में क्या होता है आपका डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्यों होता है, डेड वेट इसलिए होता है कि मोनोपोली जो फर्म होती है अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करती, और मोनोपोली फर्म के क्या होता है आपके पास, मोनोपोली फर्म डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस फेस कर रही होती है। अगर ये आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट नहीं है
तो पोटेंशियल आउटपुट क्या होगा? पोटेंशियल आउटपुट होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डिमांड कर्व क्या होती है? आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डिमांड कर्व। तो जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ठीक है, अब देखें, अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होती है? प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। तो परफेक्टली कंपटीशन होता तो फर्म ये आउटपुट सेल करती। ये जो आउटपुट है ये आपके पास क्या है? ये आउटपुट है कम्पिटिटिव फर्म का। और कम्पिटिटिव फर्म का ये आउटपुट है क्यू सी। कम्पिटिटिव फर्म, ये क्यों आपके पास क्या है? एम, ये मोनोपोली का आउटपुट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूटिलाइज नहीं हो रहे। यानी ये लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है, ये आपके पास क्या है? लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, यानी कि ए सी और डी पॉइंट, ए डी और एक्स पॉइंट, तो ए डी एक्स ये जो ट्राइसिकल है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका वेलफेयर लॉस। मोनोपोली के अंदर वेलफेयर लॉस होता है ए सी और डी एरिया। ए सी और डी जो आपका ट्राइसिकल है ये आपका क्या है? ये वेलफेयर लॉस है। वेलफेयर लॉस क्यों है? क्योंकि मोनोपोली प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है। तो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि प्राइसेस आपके पास क्या है? प्राइसेस क्या है आपके पास? प्राइसेस ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है। अगर प्राइसेस ये होते जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है, तो इसका मतलब क्या है? कि मार्केट के अंदर ये आउटपुट मोनोपोली सप्लाई कर दी। अब मोनोपोली ये आउटपुट सप्लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? कि मोनोपोली फर्म इतने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, तो इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट। मोनोपोली प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट होने के साथ साथ होती कि आपके पास एलोकेटिव इनएफिशिएंट भी होती, क्योंकि प्राइसेस ना सिर्फ एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हैं, प्राइसेस मार्जिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा हैं। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं ये प्राइस, क्योंकि इस प्राइस पे मार्जिनल कॉस्ट आपके पास आ रही है। कंज्यूमर ये प्राइस डिमांड कर रहे हैं और मोनोपोली फर्म प्राइस चार्ज क्या कर रहा है? ये प्राइस चार्ज कर रहा है। तो बहुत सारे लोग गुड्स को परचेज नहीं कर पा रहे। तो ये जो आपकी वेलफेयर है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारे लोगों की डिमांड इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके पास इतना इनकम नहीं है। तो मोनोपोली ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है। यूज़र जो डिमांड कर रहा होता है उसे वो सप्लाई नहीं होता। सिंगल फर्म होती है जो उसकी मर्जी होती है वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो मोनोपोली प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है और मोनोपोली आपके पास क्या है? मोनोपोली इज आल्सो एलोकेटिव इनएफी प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है और एलोकेटिव भी आपके पास क्या है? इनएफिशिएंट है। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन हमने डिस्कस किया था। परफेक्ट कंपटीशन इज प्रोडक्टिव इफिशिएंट एंड एलोकेटिव इफिशिएंट। नो वेलफेयर लॉस, क्योंकि प्रोड्यूस सरप्लस भी मैक्सिमम है और कंज्यूमर सरप्लस भी मैक्सिमम है। यूजर जो डिमांड कर रहा है उसे वहीं सप्लाई हो रहा है। मोनोपोली के अंदर ये हमारे पास क्या? लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस है। और ये वाला एरिया क्या? लॉस इन, ये कंज्यूमर सरप्लस में लॉस है, ये क्या आपके पास? लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस। तो लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस प्लस लॉस इन प्रोड्यूसर सरप्लस, तो ये हमारे पास क्या? डेड वेट लॉस और वेलफेयर लॉस। मार्केट के अंदर जो रिसोर्सेज थे उनको एफिशिएंटली यूज करते तो ये आउटपुट प्रोड्यूस होता है। लेकिन मोनोपोली ये आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मोनोपोली कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो परफेक्टली competitive firm productive efficient and allocative efficient, बट मोनोपोली इज प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट भी है और एलोकेटिव भी क्या है? ये इनएफिशिएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। सारा